Good morning, students. So today we will start our unit 1. The very first topic of this unit is per unit system. So you might have studied per unit system. आप machine lectures में पढ़ चुके होंगे, तो फिर भी quickly हम उसको revise करके आगे बढ़ेंगे अपने topics के तरफ. So what is definition of per unit system? Per unit is nothing but ratio of actual quantity to the some reference quantity known as base quantity. Actual value upon base value. So electrical quantities में भी क्या क्या हो सकती हैं? Like voltage, current, impedance, these are the basic electrical quantities. So किसी भी क्वांटिटी की पर यूनिट वैल्यू लिखना हो आपको तो कैसे लिखेंगे? रेशियो लेंगे एक्चुअल अपॉन बेस वैल्यू. बेस वैल्यू रिफरेंस वैल्यू, सम रिफरेंस वैल्यू. लाइक परसेंट. व्हाट इज परसेंट? इफ यू आर सेइंग 10%, क्या मतलब है इसका? परसेंट पर 100, राइट? So actual upon 100 is percent, right? So that reference is known as base quantity. So we will select some base values of the electrical quantities, various electrical quantities. These are the fundamental electrical quantities. Some quantities will be derived from these quantities. We will see as per our requirement. So मान लीजिए आपको वोल्टेज को पर यूनिट में लिखना है, पर यूनिट कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, तो क्या लिखेंगे आप? V पर यूनिट. इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पर यूनिट. V एक्चुअल, यहां V लिखे या लिख दे V एक्चुअल अपॉन V बेस, सम बेस वैल्यू V बेस. So this will give you the per unit value of the voltage. Similarly, if you want to write for current, so I per unit will be I actual upon I base. Similarly, Z per unit will be equal to Z actual upon Z base. ज्यादातर मशीन्स की रेटिंग ऑपरेटिंग वोल्टेज और कैपेसिटी के टर्म्स में दी गई होती हैं, राइट? जनरली द इक्विपमेंट्स और यू कैन से द वेरियस पावर सिस्टम एलिमेंट्स आर हैविंग देयर रेटिंग in terms of operating voltage, either volt or kV, right? Operating voltage V, this one, this may be in volt or kilovolt, and capacity represented by S in kVA or MVA, है ना भाई? देखा है कभी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है? एन 11 kV, सर्टेन 20 MVA, लाइक दैट, विद ट्रांसफार्मर, ऑल्टरनेटर. याद आ रहा है? तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ज्यादातर एलिमेंट्स ऑफ द पावर सिस्टम की रेटिंग ऑपरेटिंग वोल्टेज और कैपेसिटी के टर्म्स में दी गई होती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अपना जो बेस सिलेक्ट करेंगे हम इन्हीं के टर्म्स में सिलेक्ट करेंगे. एस के टर्म्स में एस बेस या फिर वी बेस. ये तीनों आपस में रिलेटेड भी है ना. किसी भी दो का बेस पता हो, V बेस और I बेस, तो तीसरा ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस. सपोज कि V बेस पता है, I बेस पता है, तो Z एक्चुअल आप पता होगा और Z बेस पता होगा, तो पर यूनिट लिख सकते हैं. इससे पहले Z बेस क्या लिखेंगे? Z बेस विल बी नथिंग बट रेशियो ऑफ दिस V बेस अपॉन I बेस. लिख सकते हैं ना. So knowing any two base values of these three quantities, the third one may be easily written in terms of the other two base quantities. लिख सकते हैं ना. ठीक है, लेकिन डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में या मशीन रेटिंग्स आपकी Z के टर्म्स में नहीं दी गई होती है, I के टर्म्स में नहीं दी गई होती है. किस में दी गई होती है? ये दी गई होती है V बेस, यहां लिख देता हूं अलग, और S बेस, यही दी गई होती है ना भाई. इसकी यूनिट या तो केवीए में होता है जनरली या एमवीए में, और ऑपरेटिंग वोल्टेज वोल्ट या किलो वोल्ट. अच्छा, अगर सिंगल फेज में कोई बात नहीं, अगर 3 फेज की बात करें तो सिंपली 11 वोल्ट लिखा हो, केवी लिखा हो, तो लाइन है या फेज है?
लाइन बाय डिफॉल्ट। इसी तरह से अगर 20 MVA 10 MVA सर्टेन कैपेसिटी लिखी हो तो वो बाय डिफॉल्ट 3 फेज है, ठीक है। 3 फेज कैपेसिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पर फेज कैपेसिटी। सो जिस तरह से वोल्टेज अगर लिखी गई हो और उसको आप समझते हैं लाइन, उसी तरह से एस लिखी गई हो तो उसको क्या समझेंगे आप, 3 फेज, ना कि सिंगल फेज। कैलकुलेशन में ये गलती ना करें, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 बेस वैल्यूज हैं और वेरियस क्वांटिटीज को पर यूनिट में रिप्रेजेंट करना हो आपको, तो कैसे करेंगे। चलिए, वी पर यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल अपॉन वी बेस दी गई है। यहां पे दिक्कत हो जाएगी आपको क्योंकि आई बेस नहीं दी गई है, लेकिन आई बेस को आप लिख सकते हैं। आई बेस, अभी हम सिंगल फेज की बात करेंगे, राइट, फिर 3 फेज पे आएंगे। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिंगल फेज की बात करेंगे, फिर हम 3 फेज में आएंगे इसके बाद। तो आई बेस को फॉर सिंगल फेज यू में राइट एस बेस अपॉन, क्योंकि आपके पास 2 इंफॉर्मेशन है बेस वैल्यूज, तो आपको सारी बेस वैल्यूज इनके टर्म्स में लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, राइट। तो आप लिख सकते हैं यानी यस नो। व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस एस कैपेसिटी, वोल्ट एम्पियर। VA, what is unit of this, volt. So what will be unit of these two, ampere, that is for current. So knowing these 2 base values you may write the base current. क्लियर है। अब बेस करंट पता चल गया तो पर यूनिट वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, आपको मिल जाएगा। इसी तरह से Z बेस लिखना है आपको, तो V बेस तो यहां से मिल जाएगा आपको। I बेस नहीं है तो I बेस पता है, ऐसे लिखते हैं। तो I बेस को अगर यहां रखते हैं आप तो Z बेस को भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए, VB स्क्वायर अपॉन इस बेस लिख सकते हैं ना। इज इट क्लियर टू यू? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बीच में, ठीक है। या इसी को हम जनरली ऑपरेटिंग वोल्टेज के किलो वोल्ट में दी गई होती है, तो इसको अगर आप KV स्क्वायर KV बेस लिख दें आप, तो यहां पे MVA बेस लिखना होगा आपको। समझ में आ रही बात? इसी को लिख सकते हैं ना, 1000 into 1000 M, राइट। और Z बेस अब पता चल गया तो Z पर यूनिट भी लिख सकते हैं, एक्चुअल अपॉन दिस Z बेस। सो नोइंग दीज 2 बेस वैल्यूज, नॉर्मली द रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड कैपेसिटी, आप वेरियस पर यूनिट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर कभी जरूरत पड़ रही है बेस वैल्यू ऑफ करंट तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कहीं पे रिक्वायरमेंट है बेस वैल्यू ऑफ इंपीडेंस तो आप इस तरह से कर सकते हैं ना भाई। तो चलिए, अगर आप एक्चुअल Z एक्चुअल लिखना चाह रहे हैं, Z एक्चुअल पता है और Z पर यूनिट लिखना चाह रहे हैं, साफ साफ यहां लिख रहा हूं, तो आप लिखेंगे ना एक्चुअल, डेफिनेशन तो यही है, पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी upon base value of that quantity, but the units must be same. Whatever the unit of actual value has been taken here, the same unit must be taken for base value. If kilo, then kilo. Understand? Right. So if we are going to write the per unit value of impedance, it means actual value of impedance, right, actual upon base value of impedance. बट डायरेक्टली जैसा कि कहा कि बेस वैल्यू ऑफ इंपीडेंस आपके प्रॉब्लम में ना दिखेगा, तो क्या करेंगे आप, इन दोनों के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। तो करेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू Z एक्चुअल इंटू 1 अपॉन ZB। 1 अपॉन ZB विल बी MVA बेस अपॉन KV बेस, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ जाएगा, पावर सिस्टम प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में कई सारे पावर सिस्टम एलिमेंट्स होंगे, और जनरली क्यों हम पर यूनिट सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए कि आपको जनरली रेटिंग्स पर यूनिट में मिलेंगी। पर यूनिट कैलकुलेशन से कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है, लॉट्स ऑफ बेनिफिट आप इससे पहले सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो अब आपके सामने जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें सारी इक्विपमेंट्स की रेटिंग दी गई होंगी,
इम्पीडेंसेस परसेंट में पर यूनिट में दी गई होंगी, और जनरली बल्कि हमेशा ही उनके अपने बेस वैल्यूज पे दी गई होती हैं। क्या मतलब है इसका? सपोज एक ट्रांसफार्मर है, ऑल्टरनेटर है, फिर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, फिर ट्रांसमिशन लाइन है। चलिए तीन की बात करते हैं। तो तीनों की कैपेसिटी अपनी दी गई होंगी, सर्टेन केवीए, सर्टेन वोल्टेज रेटिंग अलग अलग दी गई होंगी, राइट। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, राइट। रिएक्टेंसेस अलग अलग दी गई होंगी, सर्टेन परसेंट, 5%, 0.01%, समथिंग 0.2%, वॉट एवर इट इज। सो ये परसेंट उन इक्विपमेंट्स की अपनी बेस रेटिंग्स पे कैलकुलेट करके दी गई होती है। बेस रेटिंग्स मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड कैपेसिटी। सपोज कि ट्रांसफार्मर है, उसकी एमवीए कैपेसिटी अलग है, कई जनरेटर्स हैं, उसकी एमवीए कैपेसिटी हो सकता है डिफरेंट हो, राइट। तो जो आपकी इंपीडेंसेस हैं और रिएक्टेंसेस हैं पर यूनिट कैलकुलेट की गई हैं, वो उनके अपने बेस वैल्यूज पे की गई हैं। समझ में आ रही बात? अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक कॉमन बेस सिलेक्ट करते हैं फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज एज वेल एज फॉर कैपेसिटी। तो करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो अब रिक्वायरमेंट है कि सारी पर यूनिट रिएक्टेंसेस को आप कॉमन बेस वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करें। समझ में आ रही बात? पहले किया होगा ना मशीन में, तो कैसे करेंगे उसको? तो सपोज कि जो दी गई हैं उससे पहले आप गौर करें कि पर यूनिट इंपीडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। ये तो आप एग्री करते हैं ना? ऐसे ही होता है ना? अब इनको चेंज कर दे रहे हैं आप। मान लीजिए कि सपोज ओल्ड वैल्यूज ये दी गई हैं, अब न्यू आपने कॉमन सेलेक्ट कर लिया है। अब आपकी जो पर यूनिट वैल्यू इंपीडेंस की ओल्ड है उसको आप तब्दील करेंगे किसमें? पर यूनिट वैल्यूज ऑफ न्यू में। न्यू विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉमन बेस ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड कैपेसिटी। ओल्ड वैल्यू विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू old value of impedances corresponding to the equipment's their own base values, base operating voltage and capacity. Are you getting or not? तो कैसे इसको तब्दील करेंगे? तो आप इन्हीं दोनों को गौर करें तो आप लिख सकते हैं, अगर न्यू वैल्यू आप लिखना चाहते हैं जेड पर यूनिट न्यू, ऐसे लिख दीजिए न्यू, रेशियो ले लीजिए ओल्ड का दिस अपॉन दिस। तो रेशियो लेंगे तो वहां भी एक्चुअल तो रखेंगे ना। डेफिनेशन क्या है? पर यूनिट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एक्चुअल अपॉन बेस, है ना। एक्चुअल तो चेंज नहीं होगा ना, बेस वैल्यूज ही तो चेंज हो रही है। सपोज ट्रांसमिशन लाइन है तो जो जेड एक्चुअल है आर प्लस जे एक्स, वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना। बेस वैल्यू आप चेंज करेंगे, एक्चुअल अपॉन बेस अलग मिलेगा आपको, उसको पर यूनिट कहेंगे इस बेस पे। फिर आपने बेस अलग चेंज कर दिया, सेम एक्चुअल अपॉन दैट बेस विल गिव यू डिफरेंट पर यूनिट वैल्यू ऑन दिस बेस। समझ में आ रही बात? तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एक्चुअल तो चेंज कभी नहीं होगा ना। तो जब हम रेशियो लेंगे, सपोज ये ओल्ड है और ये हम न्यू है जो कॉमन बेस पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो एक्चुअल तो दोनों में रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे ये क्या है, ओल्ड ओल्ड और न्यू भी आएंगे। तो रेशियो लेंगे तो आप या इसको हम यहां भेजते हैं, तो जेड पर यूनिट लिख दिए, यहां पे क्या लिखेंगे, ओल्ड, इसको ला दिया, दिस अपॉन दिस कर रहे हैं तो नीचे से हम इधर ला दिए, राइट, इनटू ये एमवीए ऊपर है, आप पहले न्यू रखे हैं ऊपर, ओल्ड नीचे है, तो न्यू अपॉन ओल्ड हो जाएगा ना, एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड। इसका काम हो गया। अब बचा ये, तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा और स्क्वायर भी है, तो क्या लिखेंगे, इनटू रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू, दोनों का स्क्वायर है, आप चाहे तो एक ही ब्रैकेट पे स्क्वायर लिख दें। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे मशीन में, तो इसको हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए फिर से लिखा रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, राइट। ऐसी कोई नई चीज नहीं है, आप पहले भी यूज कर चुके होंगे, राइट। तो अब हमें बार बार प्रॉब्लम्स की जरूरत पड़ेगी इसकी, वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं कि आप भूल चुके हैं, राइट। तो क्या करेंगे आप, ये ओल्ड क्या है,
जहां भी ओल्ड है इसका मतलब पुराने अपने बेस पे, अपने बेस वैल्यूज पे, अपनी रेटिंग्स, ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड कैपेसिटी पे जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में दी गई होती है उस पे आपने कैलकुलेट किया है या पहले से दी गई है, राइट। लेकिन जब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं आप, लॉट्स ऑफ पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, so for that network you are required to choose a common base value of operating voltage and capacity. so in common base values पे आपको फिर से न्यू रिएक्टेंसेस, इंपीडेंसेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, राइट। फिर आपको एक बार इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप उसको सॉल्व करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस पे फोकस करें, पर यूनिट सिस्टम क्या होती है और इसको क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। एनी डाउट हियर? तो जैसा कि कहा कि जेड पर यूनिट निकालना हो तो जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस हम लिखते हैं, राइट। अब अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट निकालना हो या रिएक्टेंस, सब सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। तो वहां पे बेस वैल्यू क्या लेंगे, जैसे जेड के लिए तो जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस। आर पर यूनिट में क्या लेंगे, आर पर यूनिट अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो क्या लिखेंगे, चलो आर एक्चुअल हम लिख दिए, आर बेस क्या लेंगे। देखिए वोल्टेज के लिए वी बेस लिया, करंट के लिए आई बेस लिया, जेड के लिए जेड बी लिया, आर के लिए क्या लेंगे, जेड लेंगे। वहां आर आर बेस कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये ना समझे कि अब आर है तो आर बेस, यहां भी जेड बेस लिखेंगे, ठीक है। और एक्स पर यूनिट भी लिखना हो तो उसको एक्स एक्चुअल अपॉन एक्स ये ना करें, जेड बी लिखें, ठीक है। क्यों इसको लिखेंगे, मान लिया जेड इज, यू आर राइटिंग इम्पीडेंस जेड इज नथिंग बट आर प्लस जे एक्स, ये होता है ना। तो इसी में अगर रख दें आर प्लस जे एक्स अपॉन जेड बी आप रखेंगे बेस, तो देखिए आर अपॉन जेड बी आ जाता है, प्लस जे टाइम्स एक्स अपॉन जेड बी आ जाता है। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू, चलिए लिख देता हूं, आर अपॉन जेड बी प्लस जे एक्स अपॉन जेड बी, इसी को आप लिख देंगे आर पर यूनिट प्लस जे एक्स पर यूनिट। ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना भाई, ट्रांसफॉर्मर पढ़े होंगे, वोल्टेज रेगुलेशन वहां पे पर यूनिट में भी कैलकुलेट किया होगा, याद आ रहा है कुछ। चलिए ठीक है, अगर भूल भी गए हैं तो रिवाइज कर लीजिए, आगे बार बार यूज करेंगे हम पावर सिस्टम एनालिसिस प्रॉब्लम्स में। इसी तरह से अगर अपरेंट पावर को आप लिखते हैं एक्टिव पावर प्लस जे टाइम्स रिएक्टिव पावर लिखते हैं ना, तो जिस तरह से अगर पर यूनिट लिखना हो एस पर यूनिट वैल्यू, तो आप एक्चुअल अपॉन बेस लिखते हैं ना, लिखते हैं। तो आप इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि P पर यूनिट आपको देगा क्या, P अपॉन बेस क्या लेंगे, S। P बेस नाम की कोई चीज नहीं होती, इस तरह से Q बेस नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो। अभी और चीजें जरा देखते हैं इसके बाद। अब S बेस की बात करें, चलिए अब जरा थ्री फेज में बात करते हैं। थ्री फेज में चलिए पहले कोई एक ले लेते हैं, स्टार या डेल्टा। चलिए डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है कि लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स IP होता है ना भाई। और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है, बराबर है, ठीक है। तो अब यहां पे कैपेसिटी की बात करें अगर हम, तो कैपेसिटी में भी सिंगल फेज और थ्री फेज, ठीक है। अब पावर की बात करें तो पावर में भी सिंगल फेज पावर और थ्री फेज पावर। तो पता है कि टोटल पावर और कैपेसिटी अगर आप लिखेंगे एस थ्री फेज अगर आप लिखते हैं तो डैट विल बी 3 टाइम्स एस सिंगल फेज। इसको आप लिखते हैं 3 टाइम्स ऑफ VP IP, टोटल कैपेसिटी लिखते हैं ना, पर फेज कैपेसिटी टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ पर फेज कैपेसिटी, थ्री फेज कैपेसिटी। जैसा कि पहले कहा कि अगर थ्री फेज प्रॉब्लम है उसमें अगर सिर्फ सर्टेन वोल्टेज रेटिंग, ऑपरेटिंग वोल्टेज रेटिंग दी गई है तो आप कंफ्यूज ना हो कि फेज वोल्टेज है कि लाइन, वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट लाइन।
इस तरह से कैपेसिटी दी गई हो तो वहां कंफ्यूज ना हो कि सिंगल फेज है या 3 फेज है, राइट। वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 3 फेज, ठीक है। या अगर आप लाइन के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसी को आप लिख सकते हैं √3 VL IL। ये सब्स्टिट्यूट करें, मान लीजिए VP को VL लिखना है तो बराबर होता है, डायरेक्ट VL लिख दिया, और IP को IL लिखना है तो IP को IL लिखने के लिए √3 से डिवाइड करना होगा, इसलिए ये 3 √3 हो जाएगा। होता है ना भाई कैपेसिटी। आपको पता है कि एक्टिव पावर लिखते हैं आप दिस कोसाइन ऑफ थीटा, पावर फैक्टर एंगल, तो आप इसी में cos फाई लगा दें, एक्टिव हो जाता है, साइन फाई लगा दें, रिएक्टिव हो जाता है। इसमें या इसमें, क्लियर है। अब 3 फेज सिस्टम में आपको लिखना है पर यूनिट वोल्टेज, तो V पर यूनिट क्या लिखेंगे आप, V एक्चुअल। सो V एक्चुअल आप लिखें V एक्चुअल अपॉन V बेस, ठीक है। अब V एक्चुअल आप अगर लाइन रखते हैं तो बेस भी लाइन रखना होगा, अंडरस्टैंड। और अगर फेज रखते हैं तो बेस फेज रखना होगा, बस में रहे ना। पहले डिस्कस किया ना कि इन द सेम यूनिट एक्चुअल वैल्यू जिसमें आप ले रहे हैं ना, बेस भी उसी यूनिट में रखना जरूरी है। इसी तरह से 3 फेज की बात जब करेंगे तो अगर आप लाइन क्वांटिटी, चलिए डेल्टा में तो दोनों बराबर हैं, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूं, अगर इसके बाद हम स्टार पढ़ेंगे कहीं भी हो तो हम सेम रखेंगे। तो चलिए हम पहले लाइन रखते हैं, VL लाइन, VL इज लाइन वोल्टेज, तो बेस क्वांटिटी भी क्या होगा, किसकी होगी, VL। चलिए इसको ऐसे लिखें, बेस, दैट इज बेस क्वांटिटी, VL बेस। इसको हम लिख सकते हैं, डेल्टा में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर हैं। अगर हम फेज में लिखना चाहें, ये किसका लिख रहे हैं, अगर लाइन रख रहे हैं तो इसको भी आप कर दीजिए VL पर यूनिट। लाइन वोल्टेज कैलकुलेशन इन पर यूनिट में बी रिटन एज रेशियो ऑफ लाइन वोल्टेज अपॉन द लाइन बेस वैल्यू, राइट। अब अगर इसको हम फेज में लिखना चाहें तो डेल्टा में तो बराबर होती है, तो आप लिख सकते हैं फेज वोल्टेज अपॉन, ये भी बराबर होंगी बेस वैल्यूज इन डेल्टा कनेक्शन फॉर लाइन एंड फेज विल बी इक्वल, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं V फेज बेस, और इसको आप कह देंगे V फेज पर यूनिट। क्या मतलब है इसका, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन में, जैसा कि पहले भी एडवांटेजेस में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड नो नीड टू वरी, वैल्यूज आर सेम लाइक दैट, राइट। कुछ याद आ रहा है? तो आप देखिए यहां पे गौर कीजिए कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन में टेंशन नहीं लेना है कि कनेक्शन स्टार है या डेल्टा है, क्योंकि पर यूनिट वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज विल बी सेम एज दैट ऑफ पर यूनिट वैल्यूज ऑफ, क्लियर है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एक ये भी फायदा है पर यूनिट का, राइट। इसी तरह से अगर आप करंट लिखना चाहें, लाइन करंट इन पर यूनिट, तो लाइन करंट इन पर यूनिट लिखेंगे तो यहां भी वैल्यूज आप लेंगे एक्चुअल लाइन वैल्यू, और यहां पे भी बेस करस्पॉन्डिंग टू लाइन आप लेंगे। अब अगर फेज में आप तब्दील करना चाहते हैं तो ये रिलेशन यूज कीजिए, डेल्टा के लिए ही होता है ना, तो IL की जगह √3 IP लिखेंगे आप, तो यहां लिख दीजिए √3 IP। सिमिलरली देयर विल बी डिफरेंस इन द बेस वैल्यूज ऑफ लाइन करंट एंड फेज करंट, क्योंकि दोनों अलग होती हैं, तो वो क्या रिलेशन होता है, अगेन √3 टाइम्स, तो आप लिख सकते हैं √3 IP बेस, लिख सकते नहीं, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा IP अपॉन फेज करंट अपॉन IP फेज बेस वैल्यू ऑफ फेज। इसको आप क्या लिखेंगे, IP फेज करंट इन पर यूनिट। यहां भी देखिए कितनी आसानी है, लाइन करंट इन पर यूनिट will be same as that of phase current in per unit। एक्चुअल में देखिए आपको याद रखना पड़ता है ना, डेल्टा है ये स्टार है, डेल्टा है तो ये बराबर, ये मालूम है ना, लेकिन पर यूनिट में कोई टेंशन नहीं है। चलिए ये तो वोल्टेज करंट की बात होगी, अभी पावर पे आकर देखते हैं। जनरली लड़के यही गलती करते हैं, अभी गेट में क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए पहली यूनिट है तो यहाँ तो डायरेक्ट
गेट में ये ना आए, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन में। वहाँ पे यहाँ पे जो गलतियाँ करते हैं लड़के, वहाँ गलती करके और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आता है उसको सिलेक्ट करते हैं, निगेटिव मार्किंग लेके आ जाते हैं, राइट। तो वो गलती नहीं करनी है, हमेशा याद रखना होगा आपको। आगे जरूरत पड़ेगी हम रेफर करेंगे, पूछेंगे ये सर क्यों यहाँ पे √3 क्यों नहीं। √3 इसलिए नहीं क्योंकि पर यूनिट कैलकुलेशन में फेज करंट इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू ऑफ लाइन करंट। सिमिलरली फेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन पर यूनिट इज इक्वल टू लाइन, राइट। अभी आपने देखा। चलिए जरा इंपीडेंस की भी बात कर लें। अब सिंगल फेज में इंपीडेंस के लिए आप लिखते थे ZB इज इक्वल टू, क्या लिखा था आप बताइए, V बेस स्क्वायर अपॉन S बेस, यही लिखा था। यहां लिख दीजिए फॉर सिंगल फेज, यही तो लिखा था ना भाई। देखिए नोटबुक, ठीक है। लेकिन 3 फेज के लिए ये कैपेसिटी सिंगल फेज की होती है ना, सिंगल फेज में तो फेज के चक्कर ही नहीं है। लेकिन जब 3 फेज के लिए आप Z बेस लिखेंगे तो यहां पे आपको थ्राइस ऑफ S सिंगल फेज लिखना होगा, थ्राइस ऑफ, और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करके आपको V फेज स्क्वायर लिखना होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, डेल्टा की। तो डेल्टा में दोनों बराबर होते हैं और जनरली जो प्रॉब्लम्स में वैल्यूज दी गई होती है वो लाइन में होती है, इसलिए हम फेज को हमेशा लाइन में तब्दील करके छोड़ेंगे ताकि जो भी वैल्यूज हो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लें। और डेल्टा में दोनों बराबर हैं तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ZB in 3 phase. Now we are talking for 3 phase. You may write thrice of, ठीक है, लिखिए यहां पे थ्राइस लिखिए और VL लिख दें इसको, VP को VL लिख दिया। अभी 3 तो पहले से है, और 3 टाइम्स ऑफ S सिंगल फेज में बी रिटन एज S 3 फेज। अभी से पहले डिस्कस किया था ना कि 3 फेज कैपेसिटी, आपको अगर आप भूल गए हो तो ऐसे लिखिए S 3 फेज, इसको बेस कहिए, इज इक्वल टू, ये बेस हो गई, नीचे तो बेस ही होता है, ये बेस में बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ, क्या लिखेंगे आप, VP बेस IP बेस, ठीक है, ये लिखते हैं ना भाई। या अगर लाइन बेस क्वांटिटी में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते थे, √3 टाइम्स ऑफ VL बेस इनटू IL बेस। ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे ना, क्लियर है। अब स्टार की अगर बात करें हम लोग, अगर स्टार की बात करें तो स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाता है, ये दोनों बराबर होती है, IL इज इक्वल टू IP एंड VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स VP, ठीक है। अच्छा ये तो लिखा ही था, देखिए वही चीज, ठीक है। अब अगर VL पर यूनिट लिखना है आपको, किस में, स्टार में, तो बाय डेफिनेशन यू विल राइट द रेशियो ऑफ एक्चुअल टू द बेस, ठीक है। अब यहां पे VL को अगर VP में लिखना चाहते हैं तो √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां से यहां √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से लाइन वोल्टेज बेस वैल्यू है, उसको अगर आप फेज में लिखना चाहेंगे तो यहां भी आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये रिलेशन होता है ना स्टार में। और इसमें भी आप देखेंगे कि दोनों कैंसिल होकर के फाइनली वही दे रही हैं जो आपको डेल्टा में देखने को मिला था, क्या, पर यूनिट वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज वेदर स्टार और डेल्टा। क्लियर, नो नीड टू वरी। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट पर यूनिट वैल्यू ऑफ लाइन करंट, तो बाय डेफिनेशन यू मे राइट दिस। और इन स्टार कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि दोनों करंट्स बराबर होती हैं, लाइन और फेज, तो यहां पे √3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस केस में आप डायरेक्टली IP बेस लिख सकते हैं, फेज बेस, और बाय डेफिनेशन यही हो जाता है IP पर यूनिट। तो आप यहां भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वेदर स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन द पर यूनिट वैल्यू of phase voltage will be equal to per unit value of line voltage. Similarly, per unit value of phase current will be equal to per unit value of
लाइन करंट। अब जरा सा इंपिडेंस की बात कर लें, ठीक है, ये है इंपिडेंस, ये किसके लिए था, डेल्टा के लिए। अब जरा स्टार की बात करें हम लोग, ठीक है। अब स्टार की बात करते हैं तो यहाँ पे ZB सिंगल फेज के लिए तो ये होता है, ठीक है, इसी पे एडिट कर देता हूँ। 3 फेज के लिए आप ऐसे लिखेंगे, और स्टार में क्या रिलेशन है वोल्टेजेस में, VL इज नथिंग बट √3 टाइम्स VP। तो इसको आप VL में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, VP की जगह पर VL अपॉन √3 करेंगे, स्क्वायर होगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना। तो हम 3 यहां से हटा रहे हैं। ये डिफरेंस है ZB में, किसमें, ZB में। इसको रिमार्क्स करके लिख लीजिए, नोट करके, कि ZB इज इक्वल टू VL स्क्वायर अपॉन S3 फेज बेस, जो भी प्रॉब्लम में दी गई होगी। यहां 3 नहीं है अगर कनेक्शन स्टार है तो, मगर अगर डेल्टा कनेक्शन है तो जैसा कि पहले आपने देखा, उस केस में बेस वैल्यू ऑफ इंपीडेंस फॉर 3 फेज, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 फेज। यहां पे 3 जो पहले है उसको मार्क कर दी, इक्वेशन जो भी लिखा होगा आपने रेफर कर दीजिए, ठीक है। एक डिफरेंस ये है, सिंगल फेज में तो कोई चक्कर ही नहीं लाइन डेल्टा का, तो डायरेक्टली आप ये यूज करें। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, इसी में गलती करेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम्स जो है सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको गेट में भी पूछा है और वहां पे लड़के गलतियां कर देते हैं, हम लोग वहां आते हैं, इन टर्म्स ऑफ पावर। तो अभी आपने देखा कि वोल्टेज और करंट को हम लिखते हैं पर यूनिट में, तो एक सब में यही है रूल कि एक्चुअल अपॉन बेस। तो अब चलिए एक्टिव पावर की बात करें, तो P, इससे पहले बताया गया आपको, P एक्चुअल आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P एक्चुअल, नो नीड टू राइट, ओके, राइट P पर यूनिट, मीन्स एक्टिव पावर इन पर यूनिट विल बी रेशियो ऑफ P एक्चुअल अपॉन, यहां पे क्या लेंगे, बेस वैल्यू, S बेस, राइट, S3 फेज बेस, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 फेज, राइट। सो S3 फेज बेस लिखेंगे ना भाई, इसमें तो अब डाउट नहीं है किसी को। P बेस कोई नाम की कोई चीज होती नहीं है ना। तो जहां भी हम पावर फैमिली होगा, अपरेंट पावर एक्टिव हो या रिएक्टिव हो, पावर फैमिली में बेस वैल्यू क्या लेते हैं, S बेस। 3 फेज की बात करेंगे 3 फेज बेस, सिंगल फेज की बात करेंगे सिंगल फेज बेस। इसी तरह से इंपीडेंस फैमिली हो, चाहे इंपीडेंस हो, एडमिटेंस हो, रिएक्टेंस हो और रेजिस्टेंस हो, रेसिप्रोकल की बाद में बात करेंगे, राइट। तो हम वहां भी जेड बेस यूज करेंगे हर जगह, पहले भी डिस्कस किया गया है, राइट। तो यहां पे S3 फेज बेस अभी आपको बताया गया, राइट। तो एक्टिव पावर जो लिखते हैं P, वो क्या होता है, अगर आप लाइन वोल्टेज करंट के टर्म में लिखेंगे या फेज, राइट। तो अगर लाइन के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, चलिए पहले फेज क्या लिखते हैं, 3 क्या लिखते हैं आप, VP IP cos phi लिखते हैं भाई, पावर 3 फेज पावर इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज करंट, यही तो लिखते हैं। या अच्छा पहले लिख दें अपॉन, ये लिख दें, अभी इससे पहले डिस्कस किया गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर आप ये फेज रखते हैं तो फेज वाली क्वांटिटीज को रख देंगे, राइट। तो फेज क्वांटिटीज को रखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए ना भाई इसको देख के, VP बेस इंटू IP बेस लिखेंगे ना भाई। या इसी को लिखेंगे, अगर आप लाइन में लिखना चाहते हैं तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो √3 VL एक्चुअल वैल्यू IL cos phi अपॉन, ये अगर लाइन क्वांटिटी में लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ √3 रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, तो बोलिए ना भाई क्या लिखना है, √3 टाइम्स लिखिए क्या था, VL बेस IL बेस, यही तो लिखेंगे। अब 3 से यहाँ 3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। तो फाइनली यहाँ गौर करने की जो बात है, पर यूनिट में आप लिखेंगे P पर यूनिट इज इक्वल टू VP अपॉन VP बेस, क्या हो जाएगा, VP पर यूनिट, फेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन पर यूनिट हो जाएगा ना। इसको VP अपॉन VP बेस लिखेंगे हम VP पर यूनिट टाइम्स, सिमिलरली IP अपॉन IP बेस क्या लिखेंगे, IP पर यूनिट। और क्या बचा, cos phi। अब देखिए यहां पे 3 फेज पावर जब एक्चुअल में लिखते हैं, एक्चुअल वैल्यूज में, तो फेज क्वांटिटीज के टर्म्स में होता है 3 टाइम्स ऑफ VP IP cos phi।
ये लाइन क्वांटिटीज के टर्म्स में होता है √3 VL IL cos phi, but once it is being calculated in per unit, no need to put here 3 or √3, just mark it. Don't do this mistake. Once you are going to calculate 3 phase power, total power of 3 phase system, in that case आप per unit, ये this is the total power in per unit. By definition, total actual power upon total base value. So in per unit, this will give you product of these two per unit quantities along with this cos phi, active power. Here also you may observe VL upon VL base will give you or, right here or. So what you will write? VL per unit into IL per unit into cos phi. Again, don't get confused here also whether to put per unit value of line or phase. As we have already discussed पहले कि per unit calculation में जो per unit values of line है वोल्टेज का हो या करंट का, वही per unit values of phase है वोल्टेज हो या करंट हो. इसलिए आंख बंद करके लिख दीजिए बिना 3 या √3 लगाए, या तो per unit value calculated in terms of phase voltages and currents और line voltages and current. सिमिलरली अगर हम Q की बात करें रिएक्टिव, तो सारी प्रोसीजर्स आप सेम इख्तियार करें. सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन फाई. या एपरेंट पावर की बात करें तो एपरेंट पावर एक्चुअल क्या होता है 3 VPIP cos phi नहीं होता है, बेस तो यही रहेगा, तो बस ये हट जाएगा, राइट. तो यानी सिंपली पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू पर यूनिट वैल्यूज ऑफ करंट whether calculated on phase basis or line basis will give you, these two product will give you the total apparent power. अब इसको आप cos phi से मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट कैलकुलेशन में तो टोटल एक्टिव पावर. बात समझ में आ रही है. तो जनरली आप मान लीजिए कि कैपेसिटी S दी गई होती है, सपोज 10 MVA और सपोज 11 kV 10 MVA समथिंग प्रॉब्लम में है, तो वहां पे I बेस निकालना होता है. क्या निकालेंगे आप? S बेस क्या है? टोटल कैपेसिटी. टोटल कैपेसिटी मतलब अगर वोल्टेज जो प्रॉब्लम में दी गई होती है वो क्या होता है लाइन, तो लेट अस टेक दिस लाइन 1, ठीक है. कैपेसिटी की बात करेंगे हम तो क्या करेंगे √3 VL IL, ये तो एक्टिव है ना cos phi लगा के. तो S कैपेसिटी जो प्रॉब्लम में है वो क्या है √3 VL IL, यही है ना. और वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज रेटिंग है वो क्या है VL है. तो IL अगर लिखना होगा आपको, जो प्रॉब्लम में दी गई क्वांटिटी जो उन्हीं को आप बेस लेंगे, तो अब इससे जो IL निकलेगा वो भी IL बेस हो जाएगा. तो IB डायरेक्टली यू में राइट S कैपेसिटी अपॉन √3 टाइम्स VL लिख सकते हैं ना. चलिए प्रॉब्लम से यूज करेंगे तो डोंट बी सरप्राइज देयर कि हाउ वी कैन राइट दिस. ये बेसिक है, हो सकता है कि आप फिर से पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी सेकंड ईयर पढ़े होंगे, जरा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी इसलिए कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं. बड़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, माइनर मिस्टेक्स आप गलती करते हैं तो फिर आगे नुकसान हो जाता है. इसलिए इसको एक लेक्चर देना ज़रूरी था. इसके बाद में इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होंगी आपको, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए आप लोग. एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच.